हाय, नमस्कार सभी को। आज हम आपको विज्ञान की कक्षा 10 की विज्ञान का फिजिक्स पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, और जिसमें आज हम पार्ट फर्स्ट में तुमको पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन। आज ये मेरी पहली वीडियो है भाई, थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज आती है प्रकाश का परावर्तन में कि प्रकाश है क्या। हाँ, तो प्रकाश किसी प्रदीप्त वस्तुओं से निकलने वाला प्रकाश जो हमको किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, कोई वस्तु है, जैसे कि मान लो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में है, दिन में वो वस्तु हमको जहाँ पे रखी रहती है हमको दिखाई देती है, लेकिन रात में वो वस्तु हम जाते हैं देखने तो हमको दिखाई नहीं देती। और अगर उसी समय हम किसी प्रकाशित चीज को, किसी वस्तु में जिसमें प्रकाश हो, उसको लेके जाते हैं तो हमको वस्तु दिखाई दे जाती है। इसके मतलब कि बिना प्रकाश के वस्तु को देखना नामुमकिन है। अर्थात कह सकते हैं कि प्रकाश वस्तु को देखने में हमारी मदद करता है। आइए उनके कुछ क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। जैसे पहला है, हमारा टॉपिक ही बता रहा है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं क्या है? प्रदीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, उस वस्तु को बोलते हैं प्रदीप्त वस्तुएं, या बोलते हैं प्रकाशिक स्रोत। जैसे कि टॉर्च हो गई है, सूर्य हो गया है। ठीक है, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं है, वो अदीप्त है, प्रदीप्त नहीं है। वस्तुओं का दिखना, जैसा अभी हमने बताया ना कि हमारे घर में एक कमरा होता है, बहुत अंधेरा रहता है, उसी में बॉक्स और अलमारी, ये सारी चीज़ें सेपरेट वाली चीज़ें रखी जाती है। तो दिन में हम जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा दिख जाता है, लेकिन रात में जाएंगे देखने तो हमको नहीं दिखाई देता। ठीक, कारण क्योंकि प्रकाश नहीं रहता। ठीक, अब एक टॉपिक और आ रहा है, प्रकाशिक क्रियाएं। प्रकाशिक क्रियाओं में कौन कौन सी क्रिया है? परावर्तन और अपवर्तन। इसमें अपवर्तन हम थोड़ा सा बता देंगे, बाकी अपवर्तन पढ़ाएंगे दूसरे वीडियो में। अभी परावर्तन पढ़ाएंगे। परावर्तन क्या है? जब प्रकाश किसी प्रदीप्त वस्तु से चलकर किसी पॉलिशदार या चिकनी सतह पर पड़ता है तो क्या करता है? प्रकाश टकराने के पश्चात वहां से वापस उसी माध्यम की तरफ पुनः आता है। या कह सकते हैं प्रकाश की किरण का किसी वस्तु से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में पुनः वापस आना, इस क्रिया को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन में याद रहे कि हमको बस एक मीडियम की, किसी एक माध्यम की जरूरत होती है। अगर आपतित किरण हवा में जा रही है तो परावर्तित किरण भी उसी वायु में आएगी। ठीक है, और अपवर्तन में क्या होता है कि जब तक दो माध्यम नहीं होंगे तब तक अपवर्तन की क्रिया नहीं होगी। कहने का मतलब, माध्यम जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, ठोस हो गया कोई चीज, तो अपवर्तन की क्रिया तब होती है। ध्यान रहे, परावर्तन में हमको बस एक मीडियम की जरूरत होती है, और अपवर्तन में हमको कम से कम दो माध्यम की जरूरत होती है। जब एक माध्यम से प्रकाश चलने के पश्चात दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है। ठीक है, क्यों? हमने पढ़ा है, बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। तो सीधी रेखा में चलता है कब? जब प्रकाश एक ही माध्यम में चलेगा। जैसे हवा में चल रहा है तो हवा में चलेगा, सीधे चलेगा। और अगर कुछ दूरी हवा में चला, उसके बाद पानी आ गया, तो जब हवा से पानी में प्रवेश करेगा तो वो अपने रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो जाएगा। ये बोलते हैं अपवर्तन। इसको हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब परावर्तन की क्रिया होती कैसे है? ये वीडियो इसमें दिख रहा है तुम्हारे चित्र में कि किसी प्रदीप्त वस्तु से, किसी प्रदीप्त वस्तु से, जैसे मान लो यहाँ पे हमने ले लिया कि टॉर्च है हमारी कोई। ठीक, ये प्रदीप्त वस्तु हो गई। यहां से प्रकाश की किरण आती है
और किसी प्लेन सरफेस से, किसी समतल सतह से टकराती है, तो जो किरण आ रही है और समतल सतह से टकराती है, ये आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण, और यहाँ से टकराने के बाद वापस जाने वाली किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है वो ये कहता है कि किसी प्रकाशित माध्यम से आने वाली किरण और जाने वाली किरण, या कह सकते हो आपतित किरण और परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु, अभिलंब, सभी एक ही पॉइंट पर मिलते हैं। परावर्तन के नियम पहला कहता है, क्या कहता है? परावर्तन का नियम पहला कहता है कि किसी प्रकाशिक माध्यम से आने वाली किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, ये सभी एक ही बिंदु पर मिलते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि किसी परावर्तन में जो समतल सरफेस पे होगा, सबसे पहली चीज, खुरदुरे सरफेस से भी होगा तो ये नियम लागू नहीं होगा। किसी समतल सरफेस पे जब प्रकाश का परावर्तन होगा तो दूसरा नियम क्या होगा कि आपतित किरण से और अभिलंब के द्वारा बना हुआ कोण आई, और अभिलंब के द्वारा और परावर्तित किरण के द्वारा बनाया गया कोण आर हमेशा बराबर होंगे, या कह सकते हैं एंगल I इज इक्वल्स टू एंगल आर। अगर समतल सतह पे परावर्तन होता है तभी, अन्यथा यह नियम लागू नहीं होगा। खुरदुरे सतह पे क्या होगा? पहली किरण आ रही है, इधर जा रही है, टकराने के बाद दूसरी किरण आ रही है, इधर जा रही है, तीसरी किरण इधर जा रही है। अब आ गया अगला पॉइंट है हमारा दर्पण। ठीक है, दर्पण में सबसे पहला है समतल दर्पण। समतल दर्पण के बारे में हम भली भांति जानते हैं। हम सुबह नहाते हैं, फिर उसके बाद बाल झाड़ने किसी के सामने जाते हैं, कोई दर्पण है, वो समतल दर्पण है, जिसके सामने अपना चेहरा देखते हैं। ठीक है, बाल झाड़ते हैं, इसके बारे में भली बात जानते हैं। गोली दर्पण हमारे घर में इस्तेमाल नहीं होता, या होता है तो हम बहुत कम जानते हैं, या बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं। समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसमें वस्तु और प्रतिबिंब दोनों समान आकृति के बनते हैं, दोनों समान दूरी पर बनते हुए प्रतीत होते हैं। इनके जो प्रतिबिंब बनते हैं वो आभासी, सीधा और दर्पण के पीछे बनता हुआ दिखता है हमको। ठीक है, और दूसरा गोली दर्पण। समतल दर्पण और गोली दर्पण में अंतर यही है कि गोली दर्पण में, समतल दर्पण में बताया अभी कि जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब सेम आकार का होगा, सीधा बनेगा प्रतिबिंब। और गोली दर्पण जो है, गोली दर्पण में वस्तु का आकार जो है जरूरी नहीं है कि उसका प्रतिबिंब उसके बराबर होगा, या उससे छोटा होगा, या उससे बड़ा होगा। ये बदलते रहते हैं, कोई फिक्स नहीं है कि बराबर ही होगा। बराबर भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है। चलो आगे, इसका एक गोली दर्पण का अगर हमारे घर में देखा जाए, जैसे हमने बताया समतल दर्पण तो है, गोली दर्पण भी हमारे घर में है, वो भी दोनों है। आप लोग ध्यान नहीं दिया होगा आप लोगों ने, आपके घर में चम्मच है, चम्मच में एक तली, देखो एक तली क्या होती है, धसी हुई होती है, और दूसरी तली उठी हुई होती है। तो चम्मच में तुम्हारा जो धसा हुआ भाग है उधर भी चमकता रहता है, तो हो गया अवतल दर्पण। जो उठा हुआ भाग है वो भी चमकता रहता है, वो हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के मुख्यतः, पहला उत्तल दर्पण और दूसरा अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण की क्या और ये गोली दर्पण आया कहाँ से देखते हैं। गोली दर्पण क्या है कि कांच के किसी खोखले गोले से आया है। मान लिया कांच का ये खोखला गोला है, इसका एक छोटा सा भाग हमने काट लिया, ये देखो काट लिया, काट लिया, तो ये भाग हमारा ये हमारा मिटा दिया। चलो हमने ये एक भाग तुम्हारे पास कट करके आया, यही तुम्हारा गोली दर्पण है। अब क्या करेंगे, इसको तुमको उत्तल बनाना है, उत्तल दर्पण बनाना है, तो इधर क्या कर देंगे, इधर पॉलिश कर दो,
या उत्तल दर्पण बन गया। इसी को अगर अवतल दर्पण बनाना है तो इधर उठे हुए भाग की तरह पॉलिश कर देंगे कि क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा क्या, इधर पॉलिश कर देंगे, ये बन जाएगा अवतल दर्पण। अर्थात वह गोलीय दर्पण जिसका उठा हुआ भाग पॉलिश किया हुआ हो और चमकदार भाग धसे हुए भाग की तरफ हो, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। और दूसरा वह गोलीय दर्पण जिसका धसा हुआ भाग पॉलिश किया हो और चमकदार भाग उठा हुआ भाग की तरफ हो। ये ऐसे है हाथ, जैसे ये है तुम्हारा, ये धसा हुआ है, ये उठा हुआ है। अगर पॉलिश इधर है तो चमक वाला भाग इधर होगा, अगर चमक वाला भाग इधर है तो धसे हुए भाग की तरफ, इसको बोलेंगे अवतल। अवतल मतलब धसे हुए भाग की तरफ। और अगर पॉलिश इधर है, धसे हुए भाग की तरफ पॉलिश है, उठे हुए भाग की तरफ चमक वाला भाग है, इसको बोलेंगे उत्तल। इसको याद करने का बहुत आसान तरीका है। उत्तल क्या है याद करने का तरीका, उत्तल, ऊ से उत्तल और ऊ से उठा, याद रखेंगे। उत्तल उठा यानी कि चमक वाला भाग, चमकीला भाग उठे हुए भाग की तरफ अगर होगा तो उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। फिर से ऊ से उत्तल और ऊ से उठा हुआ, इसके मतलब अगर उठे हुए भाग की तरफ चमक वाला भाग होगा तो उसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। और अगर धसे हुए भाग की तरफ चमक वाला भाग होगा तो उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, अब इसका हम देखते हैं इसके भाग देखते हैं हम। ठीक है, इसके भाग क्या हैं कि जब इस पे किरण आरेख हम बनाते हैं तो इसमें कुछ मुख्य बिंदु हैं, उसके बारे में देखते हैं। जैसे कि जब ये दर्पण है, ये जो दर्पण है, दर्पण का मुख्य बिंदु, मुख्य का तो मध्य बिंदु, जहां से मुख्य अक्ष होकर गुजरता है उसको बोलते हैं ध्रुव, जिसको हम P से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं ध्रुव, इसको बोलेंगे ध्रुव। ये है हमारा ध्रुव। F का मतलब होता है फोकस। फोकस बिंदु क्या है? फोकस बिंदु का ये बनाते हैं। फोकस बिंदु वह बिंदु जहां पर दो या दो से अधिक किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हो। फिर से, वह बिंदु जहां पर दो या दो से अधिक किरणें परावर्तन के पश्चात एक दूसरे को कट करती हो, इंटरसेक्ट करती हो, मिलती हो, उस बिंदु को बोलते हैं फोकस दूरी, फोकस बिंदु। और सी क्या है? केंद्र कहते हैं इसको। सी को कहते हैं केंद्र। ठीक है, केंद्र ये क्या है मुख्य बता देते हैं मेन। जब गोली दर्पण ये था खोखला गोला, तो किसी भी गोले का एक केंद्र होता है ना। जब हमने इसका छोटा सा भाग काट लिया था तो केंद्र तो पूरे गोली दर्पण का वही था और इस भाग का भी वही है। तो केंद्र इस भाग का, जिस गोले से हमने काट के इसको निकाला है, उसका केंद्र जो था वही इसका भी केंद्र है। ठीक, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। मुख्य अक्ष क्या है? सी और एफ को मिलाते हुए एक रेखा खींची जाती है जो ध्रुव से होते, सी एफ और ध्रुव से होते हुए जाती है, या कह सकते हैं कि उस दर्पण के मुख्य बिंदु से, मध्य बिंदु से जाती है। इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। कोई भी वस्तु, जैसे हम खड़े हैं दर्पण के सामने ना, कोई भी वस्तु जब इसके सामने रखते हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो इसी मुख्य अक्ष के ऊपर रखेंगे। जैसे हमको ये एक वस्तु है, ये इसी मुख्य अक्ष पे रखेंगे, ऊपर रखेंगे। ठीक है,
बराबर आर अपॉन 2 का मतलब क्या है? एफ हो गया फोकस बिंदु, आर हो, इसको दूरी मान लिया, चलो फोकस दूरी, चलो यहाँ बता देते हैं पहले। अब बिंदु की बात कर लिया, अब दूरी की बात करेंगे। कोई भी दूरी, जैसे वस्तु की यहाँ है, वस्तु यहाँ हमने रखा, प्रतिबिंब यहाँ बना कहीं भी, तो कोई भी इनकी दूरी जब नापेंगे वस्तु की और प्रतिबिंब की, तो हमेशा ध्रुव से नापेंगे, ध्रुव से तो अगर ध्रुव से एफ की दूरी नापेंगे, मान लिया है 5 सेंटीमीटर, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे फोकस दूरी। क्या बोलेंगे? एफ और पी के बीच की दूरी को बोलेंगे फोकस दूरी। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को बोलेंगे फोकस दूरी। और केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को हम बोलते हैं त्रिज्या बोलते हैं। इसको त्रिज्या भी कह सकते हो और केंद्र कह सकते हो, केंद्र की दूरी। ठीक है, फोकस दूरी कह सकते हो या क्या कह सकते हो? वक्रता त्रिज्या कह सकते हो या वक्रता केंद्र कह सकते हो। वक्रता केंद्र कह सकते हो या वक्रता त्रिज्या कह सकते हो। वक्रता मतलब गोला। ठीक है, और इनका दोनों का रिलेशन क्या होता है कि जो फोकस दूरी होगी वो केंद्र की दूरी से हमेशा आधी होगी। देखो, अगर ध्रुव से फोकस की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो ध्रुव से केंद्र की दूरी हमेशा इसका डबल होगी। यानी कि यहाँ से यहाँ की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। यहाँ से यहाँ की दूरी 10, या कह सकते हो कि फोकस की दूरी, अगर यहाँ से यहाँ केंद्र की दूरी हमको दिया है F बराबर आर अपॉन 2, मतलब अगर केंद्र हमको त्रिज्या पता है, त्रिज्या आर की वैल्यू पता है, इसको त्रिज्या भी बोलते हैं। देखो गोले का सेंटर से परिधि को मिलाने वाली दूरी को आर ही तो बोलते हैं, इसको हम आर भी त्रिज्या भी बोल सकते हैं। तो त्रिज्या को आधा कर दोगे, त्रिज्या अगर पता है तुमको, त्रिज्या पता हो, जैसे यहाँ पे त्रिज्या है 10 है, तो कोई बोले कि फोकस दूरी कितनी होगी, तो हम इसको आधा कर देंगे, बता देंगे फोकस दूरी, इस दर्पण की फोकस दूरी 5 होगी। कितनी होगी? 5, क्योंकि आर का आधा फोकस दूरी होता है। ठीक, अब चिन्ह परपाटी क्या है? जब हम दर्पण पे प्रतिबिंब बनाना शुरू करेंगे, तो कोई भी वस्तुओं की, जैसे कि वस्तु की ऊंचाई कितनी है, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, या प्रतिबिंब कितना बड़ा है, वस्तु ध्रुव से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, प्रतिबिंब वस्तु ध्रुव से कितनी दूरी पर बना हुआ है, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। उनके साथ साथ उनके चिन्ह का भी ध्यान रखेंगे। इनको बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। जैसे कि कोई वस्तु यहाँ पर रखी है, तो ध्रुव से नापेंगे, लेकिन जैसे मान लो कि 15 सेंटीमीटर के बाहर, ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी है, यू नाम मान लो, इसका नाम यू है। ध्रुव से 15 सेंटीमीटर कोई दूर रखी है वस्तु, तो u का मान क्या लिखेंगे? u बराबर लिखेंगे -15, क्योंकि बाएं, यहाँ से बाएं तरफ कोई चीज जब नापेंगे तो उसको माइनस में नापेंगे। जैसे तुम अपना उदाहरण दे सकते हो कि हम खड़े हैं यहाँ, अगर हम आगे की तरफ चलेंगे तो हमारा जो दूरी होगा, अब पूछेंगे कितना दूरी चले, तो हम प्लस में बताएंगे कि 5 किलोमीटर हमने चला, 6 किलोमीटर हम चले। अगर यही दूरी हम पीछे की तरफ चले तो दूरी चलेंगे, लेकिन वो दूरी किसमें होगी? -5 होगी, -6 होगी। ठीक है, यही यहाँ पे है। ध्रुव से किसी वस्तु की दूरी जब नापेंगे तो उसको माइनस में लिखेंगे। अगर मान लो प्रतिबिंब यहाँ कहीं बन रहा होता, मान लिया दाहिने तरफ, तो ये देखो यहाँ पे दिख ही रहा है, नीचे की तरफ कोई भी वस्तु की ऊंचाई या कुछ भी नापेंगे, या दाहिने तरफ की बात करें, अगर कोई वस्तु की दूरी नापेंगे, यहाँ पे प्रतिबिंब बन रहा है, ध्रुव से कितनी दूरी पर है, तो उसको लिखेंगे, मान लो 10 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, तो लिखेंगे v बराबर 10, प्लस के साथ 10, क्योंकि आगे की तरफ की बात हो रही है।
ध्रुव से इधर की दूरी नापेंगे तो प्लस में, ध्रुव से बाएं तरफ की दूरी नापेंगे तो माइनस में। इस मुख्य अक्ष से ऊपर की चीज, जैसे वस्तु की ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है, जो भी वस्तु की ऊंचाई अगर नापेंगे तो ऊपर की तरफ कोई चीज नापेंगे तो प्लस में, नीचे की तरफ कोई चीज कैलकुलेट करेंगे तो माइनस में। इसको बोलते हैं चिन्ह परिपाटी। ठीक है। अब आ गया किरण आरेख। किरण आरेख क्या है? किरण आरेख है कि जैसे अवतल दर्पण है, कोई वस्तु उस पर रखी है, उस वस्तु का किरण आरेख के द्वारा हम बता सकते हैं कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। ठीक है। इसको बोलते हैं किरण आरेख। आइए बनाते हैं। सबसे पहले उस वस्तु से दो किरण हम गुजारते हैं, एक जो पैरेलल मुख्य अक्ष के पैरेलल जाती है और टकराने के बाद फोकस से वापस आती है, और दूसरी फोकस से जाती है मुख्य अक्ष से टकराने के बाद, मुख्य अक्ष से टकराने के बाद पैरेलल हो जाती है, दो रेखाएं गुजरती हैं। सबसे पहली कि अगर कोई वस्तु सी पर है, केंद्र पर है, तो इसके चोटी से, एक वस्तु की चोटी है, वस्तु की एड़ी है, वस्तु की चोटी से दो किरण गुजारेंगे, एक पैरेलल जाएगी मुख्य अक्ष के पैरेलल, दर्पण पे टकराने के पश्चात परावर्तित होगी, परावर्तित होने के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, और दूसरी किरण फोकस से जाएगी, परावर्तन के पश्चात पैरेलल हो जाएगी। ये हुआ पहला। ठीक। अगर ये वस्तु यहाँ होती तो क्या होता, चलो बनाते हैं। ये पैरेलल फोकस से गुजारेंगे, एक किरण फोकस से जाएगी, यहाँ भी थोड़ा सा देखो एग्जैक्टनेस नहीं है इसमें, यहाँ बन रही है। ठीक है। ये वस्तु है, ये उसका प्रतिबिंब है। अभी हमने कहा था ना कि समतल दर्पण में हम चित्र देखते हैं तो जो वस्तु रहती है उसी के आकार का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल और अवतल दर्पण की कोई गारंटी नहीं है। बड़ा भी बन सकता है और छोटा भी बन सकता है, प्रतिबिंब बड़ा भी बन सकता है। जैसे ये देखो बड़ा बना है, वस्तु छोटी है, प्रतिबिंब बड़ा है। चलो अब देखते हैं, एक चीज कहीं से छूट रहा है। उत्तल और अवतल का हम उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का। समतल दर्पण का तो तुमने देख लिया घर में हो रहा है। उत्तल और अवतल दर्पण का हम उपयोग करते हैं, कहाँ पे करते हैं? अवतल दर्पण का उपयोग मोटर गाड़ी की जो लाइट होती है उसमें देखो, टॉर्च की लाइट जो होती है उसमें दर्पण लगा है अंदर, वो अवतल है। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वाहन, तो पहिया वाहन है तुम्हारे में, अगर फोर व्हीलर है उसमें एक साइड मिरर लगा होता है, वो साइड मिरर उत्तल दर्पण का बना होता है। ठीक है। लगभग आज की वीडियो लगभग यही कंप्लीट करते हैं। बाकी जो थोड़ा बहुत चीज़ छुट्टी होगी अब कल पढ़ाएंगे आपको। थोड़ा बहुत जो चीज़ छूट गई है उसको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे, और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कराएंगे दूसरी वीडियो में। अतः मेरी वीडियो अगर थोड़ा बहुत पसंद आई हो, सबसे पहली वीडियो है भाई, अगर पसंद आई हो तो